नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हरिद्वार के लक्सर की। देर रात दर्दनाक हादसा यहां पर हुआ है जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। लक्सर से खानपुर की ओर जा रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार अचानक से अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो घायल और मृतक गाड़ी में ही फंसे हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें बाहर निकाला। कार सवार सभी 4 लोग खानपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। और चलिए देहरादून से एक बड़ी खबर, जहां पर आज उत्तराखंड विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। सत्र के दूसरे दिन आज सरकार सप्लीमेंट्री बजट पेश करेगी और अनुपूरक बजट लगभग 11,000 करोड़ रुपए का होगा। इसके साथ ही बजट से पहले करीब 12 अध्यादेश को पटल पर रखा जाएगा। वहीं विपक्ष अतिक्रमण, सत्र का टाइम बढ़ाने, आपदा सहित कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा करने की मांग कर सकता है। कुल मिलाकर आज सदन में हंगामा रहने के आसार हैं। तो आज सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाएगा और आज पटल पर कई अध्यादेश भी रखे जाने हैं, लेकिन उससे पहले विपक्ष हंगामा कर सकता है कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर। ऐसी जानकारी मिली है, कयास किए लगाए जा रहे हैं और आज सदन में हंगामे के भी आसार है। आज पेश होगा सप्लीमेंट्री बजट। तो आज पटल पर रखे जाएंगे कई अध्यादेश। विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है आज सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाएगा। तो आज सदन में हंगामे के आसार थे और विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है आज। चलिए सीधा रुख करते हैं। सुनील और प्रभात हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आज अनुपूरक बजट पेश किया जाना है, लेकिन उससे पहले माना जा रहा है कि विपक्ष हंगामा कर सकता है। किन किन मुद्दों को लेकर मुखर हो सकता है विपक्ष यहां पर? देखिए, कल जब सदन का पहला दिन था तो कल शोक संदेश पढ़े गए, लिहाजा कल कोई चर्चा नहीं हुई। विपक्ष आज जो तमाम मुद्दे हैं, खासकर अतिक्रमण का मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष यहां पर आज अपनी बात कह सकता है, चर्चा की मांग कर सकता है। इसके अलावा आपदा का मुद्दा है। अभी आपने देखा कि खानपुर के विधायक यहां पर ट्रैक्टर लेकर पहुंचे विधानसभा में, उसके साथ साथ उनके ट्रैक्टर में गन्ने की जो खराब फसल थी वो वहां पर थी। विधायक ये कहना चाहते थे कि हरिद्वार में इस आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, खासकर फसलों को यहाँ पर बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, लेकिन जिस तादाद में उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया जा सका। हमारे साथ उपनेता प्रतिपक्ष यहाँ पर मौजूद है। सर, आज सेकंड डे है सेशन का, क्या कुछ रहने वाली है विपक्ष की रणनीति? देखिए, आप जितनी बात कहें उतनी बातें हैं। अगर सत्र की सीमा अगर ये 1 साल भी कर दे तो हमारे पास उतने मुद्दे भी हैं। सबसे बड़ा मुद्दा अतिक्रमण का, सरकार ने बुलडोजर निकाल दिया है, कोर्ट का भय दिखाकर लोगों को हटा रहे हैं। अधिकारी कर्मचारियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी को, फॉरेस्ट को, राजस्व को। मेरा ये कहना है कि सरकार हमारी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जनता का पक्ष कोर्ट में क्यों नहीं रख रही है? अगर किसी को हटा रही है, किसी को 3 पीढ़ियों से 4 पीढ़ियों से बसे हुए लोगों का व्यापार अगर हटा रही है तो मतलब आज इस पे चर्चा होने वाली? चर्चा होगी, आपदा पे चर्चा होगी, बेरोजगारी पे चर्चा होगी, सीबीआई की मांग करेंगे, भू कानून पे चर्चा होगी, पंतनगर यूनिवर्सिटी जो हमारे देश की पहचान है उस पर चर्चा होगी। तो देखिए, विपक्ष आज अपने पूरे तेवर में है और आप ठीक, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि विधानसभा की गैलरी देखिए जहां से अभी विधायक लोग सदन में जाएंगे। यहाँ पर भी कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठे हुए हैं, जिनमें हरिद्वार से विधायक अनुपमा रावत, विक्रम सिंह नेगी, तमाम लोग विधायक यहाँ पर बैठे हुए हैं और सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। कोई उत्तराखंड में मूल निवास की बात कर रहा है तो दूसरा आपदा के दौरान, आपदा के बाद जो राहत कार्य हैं, विपक्ष का कहना है कि उनमें बड़े पैमाने पर लापरवाही बरती गई। इसके अलावा अतिक्रमण का मुद्दा है, जो सरकार हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रदेश भर में जो अतिक्रमण इन दिनों हटाया जा रहा है उसको लेकर भी विपक्ष आज सदन में मामला उठा सकता है। तो इधर अनुपमा रावत ये टिहरी बांध विस्थापितों को भूमिधरी का अधिकार देने की मांग कर रही हैं। तो ये तमाम सवाल आज सदन में उठाए जा सकते हैं। हालांकि आज जब सदन शुरू होगा तो सत्ता पक्ष की कोशिश रहेगी कि करीब 1 दर्जन के आसपास जो अध्यादेश हैं उनको टेबल किया जाए, जिनमें राज्य आंदोलनकारियों को 10% जो क्षैतिज आरक्षण है उसका अध्यादेश है। एक महत्वपूर्ण अध्यादेश है जो आज
टेबल किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं, खासकर 11 सरकारी और 21 जो निजी विश्वविद्यालय हैं, इनको अम्ब्रेला एक्ट के तहत सरकार लाना चाहती है, यानी कि सभी विश्वविद्यालय में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उनमें एक समान कानून लागू हो, इसके लिए अम्ब्रेला एक्ट लाया जा रहा है। ये कैबिनेट से ये प्रस्ताव पास हो चुका है, आज इसको सदन में टेबल किया जाना है, यानी कि कानून को स्वरूप ले लेगा। तो सरकार की कोशिश होगी कि फर्स्ट हाफ में जो तमाम अध्यादेश हैं, जो बिजनेस है उसको कंप्लीट करा लिया जाए, उसको टेबल करा लिया जाए और फर्स्ट हाफ के बाद शाम 4 बजे सप्लीमेंट्री बजट रखा जाएगा, जो करीब 11,000 करोड़ के आसपास का है। तो आज ये तमाम प्रक्रिया होने वाली है और इसी बीच प्रश्नकाल भी चलेगा, जिसमें यहाँ पर हंगामा देखने को मिल सकता है। जी ठीक है सुनील, आपने तमाम जानकारी विस्तार से दी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो बागेश्वर उपचुनाव के लिए कल मतदान खत्म हो गया है, जिसमें कुल 55.42% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। वोटिंग के बाद ईवीएम मशीनों को डिग्री कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है, जिसके बाद अब 8 सितंबर को मतगणना की जाएगी। उपचुनाव में कुल 5 प्रत्याशी मैदान में है, जिसमें बीजेपी की पार्वती दास, कांग्रेस के बसंत कुमार भी शामिल हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड में अब तक हुए उपचुनावों में एक बार छोड़कर सभी बार सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार की जीत होती रही है। बागेश्वर सीट कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद खाली हुई थी। तो प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, अब इंतजार है नतीजों का। चलिए, सुष्मिता थापा हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुष्मिता, 8 सितंबर को नतीजे आने हैं और उससे पहले अब लगातार मतगणना को लेकर तैयारियां चल रही होंगी, लेकिन कड़ी टक्कर यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच देखी जा रही है। जी देखिए कि कल जो उपचुनाव विधानसभा हो चुका है, कल शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान है वो हो चुकी है, जिसमें बागेश्वर में 1,18,000 के समथिंग जो वोटर्स थे, उनमें से सिर्फ 65,542 ही इसमें मत पड़े। जो आंकड़ा रहा वो 55% का रहा। और इसके बाद अब जो प्रशासन है वो 8 तारीख की तैयारी पर लग गया है। 8 को सुबह से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, जिसके बाद पता चल जाएगी कौन बागेश्वर का विधायक होगा। बिल्कुल, तो मतगणना को लेकर तो तैयारी चल रही है, लेकिन जो मतदान प्रतिशत है 55% से ज्यादा का, सुष्मिता क्या कहता है मतदान प्रतिशत? पिछली बार के मुकाबले मतदान प्रतिशत गिरा है या फिर बढ़ा है? इससे क्या कयास लगाए जा रहे हैं? जी बात करें पिछली बार की, जब आम चुनाव हुए थे उसमें देखा गया था कि जो बागेश्वर का मतदान प्रतिशत था वो 60% के आसपास था, और अभी जो परसेंटेज गिरा है वो 5% गिर गया है। अभी 55% के आसपास जो है वो मत पड़ा है। उसके बाद कह सकते हैं कि जो उपचुनाव है इसमें लगातार जो की प्रतिशत रहता है वो कम ही रहता है, लेकिन प्रशासन ने तैयारी की थी कि अधिक से अधिक मत पड़े, लेकिन ये जो मतदान है वो 55% में ही सिमट गया। तो जिसमें देखा जा सकता है कि आगे जो भाजपा और कांग्रेस है इसमें कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, और 8 तारीख को पता चल जाएगा कि कौन बागेश्वर विधायक होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुष्मिता आपका। नैनीताल से अगली खबर आ रही है, जिसमें कॉर्बेट पार्क में अवैध निर्माण और पेड़ काटने के मामले में आज हाईकोर्ट का आएगा फैसला। हाईकोर्ट में मामले को लेकर सीबीआई जांच को लेकर सुनवाई हो चुकी है पूरी, और पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत समेत कई अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने कॉर्बेट पार्क में पेड़ों के काटने का संज्ञान लिया था और कुछ रिपोर्ट्स में बड़े नामों का भी जिक्र आया था। दीपांकर भट्ट फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। दीपांकर, हरक सिंह रावत की भी मुश्किल बढ़ सकती है और कुछ और अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। रिपोर्ट सामने आने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर किस किस के नाम है, लेकिन आज हाईकोर्ट का जो फैसला आएगा वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दीपांकर, बिल्कुल सीनम, क्योंकि ये कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध निर्माण से जुड़ा हुआ मामला है। जब हरक सिंह रावत ये उत्तराखंड में वन मंत्री थे, 1 तारीख सितंबर को इसमें आखिरी सुनवाई हुई थी, जिसमें विजिलेंस ने ये तथ्य पेश किए कि उन्होंने अब तक इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की है। हाईकोर्ट ने उस दिन फैसला सुरक्षित रखा और आज इस बात पर नजर रहेगी कि क्या हाईकोर्ट विजिलेंस की जांच से संतुष्ट होता है या फिर इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाती है। अगर इस मामले की जांच हाईकोर्ट आज सीबीआई को सौंपता है तो उस सूरत में हरक सिंह रावत की मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ेंगी।
और जो दूसरे अधिकारी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है उनकी भी दिक्कतें यहाँ पर बढ़ेंगी। लेकिन हरक सिंह रावत क्योंकि कभी बीजेपी और कभी कांग्रेस में रहे, सरकार में हमेशा इस तरीके से बने रहे कि मजबूत और कद्दावर नेता उन्हें माना गया, लेकिन इस बार ये कॉर्बेट से जुड़े मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी उसमें क्या स्टैंड लेती है, अगर ये मामला सीबीआई को जाता है, हरक सिंह के साथ खड़ी होती है या नहीं होती, या सीबीआई को अगर एक केस सौंपा जाता है तो ये दूसरा केस होगा जब हरक सिंह रावत सीबीआई के दूसरे केस में यहाँ फंसते हुए नजर आएंगे। पहले आरोपी है वो स्टिंग केस में, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत भी आरोपी हैं। तो अब इस केस में अगर ये सीबीआई को केस जाता है तो आज हाईकोर्ट में इसी बात पर, हाईकोर्ट के फैसले पर नजर है कि हाईकोर्ट इस केस को सीबीआई को सौंपता है या नहीं सौंपता, या विजिलेंस की जांच से संतुष्ट होता है। सब कुछ इस बात पर टिका है कि हाईकोर्ट क्या कहता है और फिर हरक सिंह रावत का भविष्य क्या होगा वो उस फैसले से तय होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपांकर। आज हाईकोर्ट का फैसला क्या आता है इस पर नजर हमारी भी रहेगी। काफी महत्वपूर्ण ये फैसला है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। नैनीताल से अगली बड़ी खबर आ रही है। आज हाईकोर्ट राज्य में उद्यान घोटाला मामले को लेकर भी सरकार की सीलबंद रिपोर्ट खोली जानी है। सरकार ने एसआईटी जांच की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है। वहीं मामले में हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्यों ना हो मामले की सीबीआई जांच। आपको बता दें, उद्यान विभाग में पेड़ लगाने के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ है और इसमें कई अधिकारियों के शामिल होने का भी अंदेशा है। वीरेंद्र बिष्ट फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। वीरेंद्र, आज खुलने वाली है सरकार की सीलबंद रिपोर्ट और कई बड़े खुलासे इस रिपोर्ट के जरिए हो सकते हैं। देखिए, जिस तरह से सरकार लगातार इस बात को कह रही थी हाईकोर्ट में आके कि इस पूरे मामले में एसआईटी जांच वो लोग कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने ये कहा था कि आप सीलबंद जो एसआईटी की कार्रवाई है वो लिफाफे में हमें कोर्ट रूम में दें। हालांकि पिछली डेट पर कोर्ट ने आज की तारीख तय की थी और आज जो पूरा मामले की जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में खोली नहीं जानी है। हालांकि कोर्ट का रुख लगातार इस बात को लेकर रहा है कि पूरे मामले का सीबीआई जांच करा दी जाएगी, क्योंकि ये कई स्टेट से जुड़ा हुआ मामला है। जो पेड़ थे वो जम्मू कश्मीर से मंगाए गए और उत्तराखंड की जो तमाम नर्सरियां हैं उनमें इन पेड़ों को मंगाया गया और उसके बाद किसानों को आवंटित किया गया। जो 34 से 62 रुपए का पेड़ था वो कम से कम 425 रुपए का पेड़ जो किसान हैं उनको दिया गया है। कई अधिकारियों की इसमें संलिप्तता थी। नैनीताल जो उद्यान विभाग है उसके रिकॉर्ड को हाईकोर्ट के द्वारा सीज कर दिया गया था और इसके अलावा उत्तरकाशी में जो कंपनी को ठेका दिया गया था उसने एक दिन में जम्मू कश्मीर से पेड़ मंगाने से लेके और वर्क ऑर्डर करने से लेके जो किसान हैं उनको पेड़ पहुंचाने तक का काम कर दिया था। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले में घोलमाल था और करोड़ों का इस पूरे मसले पर घोटाला था। तो आज इस मामले पर अभी कुछ देर में कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो ये कहा जा सकता है कि कोई कोर्ट अहम फैसला इस पर आज दे सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए वीरेंद्र आपका। तो उत्तराखंड में अतिक्रमण को हटाने को लेकर मचे रार के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के नाम पर स्थानीय लोगों का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। सीएम धामी सभी डीएम को निर्देश दे चुके हैं कि जब तक ये सुनिश्चित नहीं हो जाता कि निर्माण सरकारी जमीन में है और अवैध निर्माण को हटाया जाना आवश्यक है, तब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही सीएम ने कहा है कि लैंड जिहाद के नाम पर कब्जे में की गई जमीन को छुड़ाने की मुहिम भी लगातार जारी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। चमोली में कई जगहों पर उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण को चयनित किया गया था और 1955 से 1960 के दशक में बसाया गया जोशीमठ का लोअर बाजार भी अतिक्रमण की जद में आ गया है। अतिक्रमण हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रशासन के द्वारा कई दुकानें और मकान चिन्हित कर लिए गए हैं जिन्हें हटाया जाना है। हालांकि अभी केवल प्रशासन के द्वारा चिन्ह लगाकर लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब प्रशासन सतर्क हो गया है और लगातार नेशनल हाईवे से लेकर राष्ट्रीय राजमार्गों पर जितना भी अतिक्रमण है उसको हटाने की तैयारी की जा रही है। आप देखिए, ये जोशीमठ नरसिंह मंदिर का पुराना बाजार है। आज़ादी से पहले से ये यहाँ पे बसा हुआ बाजार है। बद्रीनाथ धाम के जब मंदिर की स्थापना हुई उस दौरान पैदल यात्रा भी यहाँ पर की जाती थी। आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो गद्दी नरसिंह मंदिर में विराजमान है वो इसी रास्ते से गुजरती थी। इसलिए लोगों ने यहाँ पे अपनी छोटी छोटी दुकानें बनाई थी, अपने छोटे छोटे जो मकान है वो बनाए थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये एक बड़ा अतिक्रमण का रूप
ले चुका है। पूरी सड़क पर अतिक्रमण किए जा रहे हैं। लेकिन अब जब हाईकोर्ट ने सख्त आदेश जिला प्रशासन को दिए हैं कि जल्द से जल्द जितने भी अतिक्रमण किए गए हैं उनको हटाया जाए, ऐसे में अब प्रशासन की तैयारियां हैं। सारे मकानों पर, दुकानों पर रेड क्रॉस कर दिया गया है और अब देखना यह होगा कि आने वाले कुछ दिन में बताया जा रहा है कि इनको जल्द से जल्द यहाँ पे खाली कराने की तैयारी की जा रही है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई प्रक्रिया प्रशासन के द्वारा हालांकि शुरू नहीं की गई है। जरूर मंडल घाटी में चमोली के वहाँ पे अतिक्रमण हटाया गया है। इसके अलावा कर्णप्रयाग क्षेत्र में जो नौटी डिम्मर वाला इलाका है वहाँ पे लगातार अतिक्रमण चयनित किए गए हैं। इसके अलावा जो जोशीमठ का जो ये इलाका है अब इसको भी चयनित कर दिया गया है। इससे पहले भी हाथी पर्वत पर जो नेशनल हाईवे वहाँ पे अतिक्रमण हटाया गया था प्रशासन के द्वारा। अब लोग इस बात से भी चिंतित हैं कि आने वाले समय में इसको किस तरीके से प्रशासन करता है कार्रवाई, ये भी देखने वाली बात होगी। नितिन सेमाल, न्यूज़ 18 चमोली। आगे बढ़ते हैं। राजधानी में तेजी से बढ़ रहा डेंगू का खतरा अब लोगों को डराने भी लगा है। 24 घंटे के भीतर ही 35 नए मामले सामने आ गए हैं और इसके बाद डेंगू के मामले बढ़कर पहुंच गए हैं 541 पर। डेंगू के कारण अब तक 6 मरीज जान गंवा चुके हैं। अस्पतालों में एडमिट डेंगू के मरीजों के तीमारदार ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन प्लेटलेट्स की बड़ी कमी ब्लड बैंक में देखी जा रही है। वहीं डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की भी छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। तो डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब लोगों की चिंता डेंगू के मामलों ने बढ़ा ली है और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं अस्पतालों में किस तरह के इंतजाम है। पूरी तरह से कोशिश ये की जा रही है कि जो भी मरीज यहां पर पहुंच रहा है उसे सही इलाज मिले। जी अब सुबह से परेशान हो रहे, प्लेटलेट मिल ही नहीं रही है। डोनर कह रहे 6 लाओ, 7 लाओ, कहाँ से लाएंगे? एक आदमी है तो एक ही आदमी तो कर पाएगा। बस कभी किसी के पास जा रहे हैं, वो कह रहा 12,000 लगेंगे, किसी के पास जा रहा है, कोई कह रहा 20,000 लगेंगे। प्लेटें तब भी नहीं मिल रही। आदमी को परेशान करा जा रहा है, कभी इधर भागो कभी उधर भागो, ये हो रही है दिक्कत। पूरे राज्य में अब डेंगू के मामले धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और अच्छी बात यह है कि 7 जिलों में अभी भी 0 केस हैं। और आपने देखा होगा कि एक हफ्ते से बहुत युद्ध स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग हो चाहे हमारे नगर निगम हो, नगर निकाय हो। और बड़ी बात यह है कि अब ब्लड की जो है बहुत लोगों ने डोनेशन करना शुरू कर दिया है। हमने इलाज सब फ्री कर दिया है। प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी आयुष्मान में सब फ्री इलाज करने के आदेश दे दिए। राजधानी देहरादून में तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मामले अब लोगों को डराने लगे हैं। ऐसे में 6 लोगों ने अभी तक राजधानी में डेंगू से अपनी जान गंवाई है और मामले बढ़कर 541 पर पहुंच गए हैं। यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में कितनी तेजी से डेंगू अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में अधिकारियों की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है ताकि मामलों को नियंत्रण में किया जा सके। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ विशाल गर्ग, न्यूज़ 18 देहरादून। श्रीनगर के ढिकाल गांव से एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर गुलदार 4 साल की बच्ची को उसके दादी के हाथ से छीनकर भाग गया। जब तक दादी ने गुलदार से बच्ची को छुड़ाने की कोशिश की तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी और बताया जा रहा है कि बच्ची दादी के साथ स्कूल से घर लौट रही थी। तभी घर के पास घात लगाकर बैठे गुलदार ने बच्ची पर हमला कर दिया। दादी ने शोर मचाते हुए बच्ची को गुलदार के मुंह से निकाल लिया, लेकिन दुर्भाग्य से बच्ची जीवित नहीं बच पाई। उसकी दादी उसको हाथ पकड़ करके जो है लेके जा रही थी अपने घर के पास। घर में बाघ आया, बाघ ने उसको झपटा और झपटा करके जो है खेतों की तरफ ले गया। खेतों की तरफ ले गया तब तक जो है उसकी दादी गई, उसने उसको छुड़ाया, बच्चे को तो छुड़ा दिया, लेकिन तब तक उसने जो है अपना काम पूरा कर दिया। कॉर्बेट से लगे रामनगर वन प्रभाग बाघों के मामले में धनी होता जा रहा है, लेकिन बढ़ते बाघ यहां पर विभाग के लिए कई चुनौतियां साथ लेकर आए हैं। देखिए। रामनगर वन प्रभाग में 2022 की गणना में 81% बाघों की बढ़ोतरी देखने को मिली। इस डिवीजन में 67 बाघ पाए गए, जो यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व से भी ज्यादा है। ऐसे में बढ़ते बाघ विभाग के लिए कई चुनौतियां साथ लेकर आए हैं। यहाँ न केवल शिकारियों की चुनौती बढ़ गई है, वहीं इंसान के साथ भी इनका टकराव बढ़ गया है। बीते 5 सालों में जहाँ इनके हमले में 9 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, वहीं 9 बाघ भी काल के गाल में समा गए हैं। ये एक टेरिटोरियल डिवीजन होते हुए यहाँ पे चैलेंजेस और भी ज़्यादा हैं, जो नॉर्मल टाइगर रिजर्व्स में होता है उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि ये आबादी के क्षेत्र में ये जो टाइगर्स पाया जा रहा है।
तो जैसे आपको पता भी है यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट केसेस भी हो रहा है और लास्ट 5 इयर्स में हमने ये देखा है कि 9 ह्यूमन डेथ्स भी रिपोर्टेड थे। वन्यजीव प्रेमी भी मानते हैं कि आबादी से सटे इन फॉरेस्ट डिवीजन में बाघ बढ़ना अच्छा संकेत तो है, लेकिन बढ़ते बाघ को संभालने के लिए इन डिवीजन के पास संशोधन का भारी टोटा है। ऐसे में यहाँ बढ़ती बाघों की संख्या आने वाले समय में कई समस्याएं खड़ी कर सकती है। ये आबादी वाला क्षेत्र है, मानवीय हस्तक्षेप यहाँ पर काफ़ी रहता है और जो डिवीजन का स्टाफ है वो उसके पास इतने रिसोर्स और इक्विप्ड और ट्रेंड नहीं होता कि वो जो है इनको हैंडल कर सके। में लगे इन फॉरेस्ट डिवीजन में बाघों का कुनबा जरूर बढ़ रहा है, लेकिन विभाग चुनौतियों से कैसे पार पाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। हरिद्वार में खाने की दुकान चलाने वाले 2 दुकानदारों के बीच मारपीट हो गई। झगड़ा ग्राहकों को बहकाने और एक दूसरे की बिक्री कम करने को लेकर होना बताया जा रहा है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सामने से आया एक युवक दूसरे शख्स पर करछी और भगोने से सर पर वार करता हुआ दिखाई दे रहा है। मारपीट में सौरभ दुग्गल नाम के व्यापारी को सिर में गंभीर चोटें आई हैं। इसकी तहरीर भी नगर कोतवाली में दी गई है। हालांकि अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि दोनों दुकानदारों में तनातनी लंबे वक्त से चलती आ रही है। 2019 शराब कांड के बाद कई कच्ची शराब बनाने वाले माफिया सबक नहीं ले रखे हैं। देहाती क्षेत्रों में अभी भी कई शराब बनाने वाले माफिया लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि आबकारी विभाग गांव में दबिश देकर शराब की भट्टियां लाहन इसे नष्ट कर रहे हैं। वहीं आबकारी विभाग के अधिकारियों का ये कहना है कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए गांव में अभियान चलाया जा रहा है। भट्टियों के नष्ट होने के आरोपियों को भी धरपकड़ कर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, ताकि कच्ची शराब बनाने वालों पर नकेल कसी जा सके। जो कच्ची शराब से अपने व्यवसाय को जोड़ दिया इन लोगों ने, हमारा भी इनके ऊपर निरंकुश लगाने का और प्रतिबंध लगाने का पूरा प्रयास रहेगा और प्रयास कर रहे हैं। हम लगातार दबिश दे रहे हैं। पिरानकलियर साबीर पार्क का 755वां सालाना उर्स 16 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। आपको पूरी खबर दिखाएंगे, लेकिन वक्त तो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का।